जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते साथियों। मैं आकाश फिर एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे पीएनएसटी की बात करें, चाहे आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की बात करें, एएनएम है, पीवीएफटी है, सीएचओ है, जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक वन एंड ओनली एक महत्वपूर्ण सेशन, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसी तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इस बेहतरीन से क्लास को हम लोग ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कितने साथी इसे बिल्कुल देख सकते हैं, और बने रहिए समाधान स्टडी के साथ। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है साथियों। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोशिकीय कवक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या साथियों? एक कोशिकीय, ठीक है, कवक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ब्रेड मोल्ड या फिर ईस्ट होगा या फिर पेनिसिलियम या मशरूम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक कोशिकीय कवक की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका सही आंसर? ईस्ट होगा। क्या होगा साथियों? ईस्ट होगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने लगा पाया है, ये आपका सही आंसर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना मैं फैक्ट आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, वो फैक्ट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मेरे साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन से मिलेगा या तो फैक्ट से हम लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है, कि ईस्ट शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थ में पाए जाने वाला कवक है। ईस्ट बनने के लिए आपका गूंथे आटे को जो है स्पंजी बनाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, और इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? तो आपका पाव रोटी में, सूरा, या फिर आपका बियर में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्न जीवों को उनके पुनर्जनन की हासमान क्षमता में जो है व्यवस्थित करें। अब देखिए, छिपकली है, आपका प्लेनेरिया है, मनुष्य है, कछुआ है, और आपका गरुड़ होगा। तो देखिएगा, तो पहले आपका आएगा, फर्स्ट में आएगा आपका प्लेनेरिया, सेकंड में आएगा आपका कछुआ, थर्ड में आएगा आपका छिपकली, ठीक, फोर्थ में आएगा आपका जो है गरुड़, और फिफ्थ में आएगा आपका मनुष्य। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या? क्या ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है क्या? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी में ही आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि न्यूरॉन को दिए गए चित्र में, ये देखिए न्यूरॉन दिख रहा है आपको क्या? ए बी 1 2 3 4, ये न्यूरॉन का सिंबल आपको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ से बोला गया है कि ये सिंबल को हमें पहचानना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है और कौन सी किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, किस चीज़ को क्या बोला जाता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए छोटे छोटे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, जो ए है, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये इस तरीके से एक सिंबल बन रहा होगा, तो ये ऊपर वाले भाग को हम लोग कहेंगे कोशिका पिंड। क्या कहेंगे? कोशिका पिंड कहेंगे, ठीक है। और ये डेंड्राइट जो होगा उसके जस्ट बाजू वाला भाग आपको थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा, ये छोड़ा जो है इस तरीके से जो होता है, ये वाला कौन सा होगा आपका? ये डेंड्राइट वाला भाग होगा, ठीक है। फिर आपका जो है एक्सॉन वाला भाग है, जो जड़ी वाला, जो ये तना वाला भाग है, ये एक्सॉन वाला भाग है। और नीचे जो है आपका तंत्रिका, जो नीचे आपका फलागम, तो ये जो नीचे ऐसी फैली गई है, ये तंत्रिका फलागम है, ये ध्यान रखना। तो बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और जो है प्रकार्यात्मक यूनिट इकाई क्या है? नेफ्रॉन, या फिर आपका सार्कोमियर, या फिर न्यूरॉन, या फिर ब्रेन, मस्तिष्क होगा। चलिए सभी लोग जो है आंसर करिएगा। तो साथियों आपका जो सही आंसर और सत्य आंसर हो जाएगा क्या? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर होने वाला है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है, जो जाल के समान फैली होती है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है मोटर है, रिले है आपका, ये सब इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो अभी डायग्राम में मैंने बताया है, बस सिंपली यही इसका डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या दिया गया है?
क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है साथियों कि निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मापदंड पाए जाते हैं और आपका स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, हाथों की पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी या हृदय पेशी या फिर आपका ऐच्छिक पेशी होगा, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों आप सभी का अगर आंसर आ पा रहा है अनैच्छिक पेशी, क्या साथियों अनैच्छिक पेशी, तो आपका सही आंसर होगा। मतलब अगर हमारा ऑप्शन नंबर बी है तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर चूज़ किया है और बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्राय हमारे आपका अनैच्छिक अंगों जैसे कि आपका ग्रासिका, आमाशय आते जो है आंतों में मिल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं सेलू, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि अवायवीय, ठीक है, अवायु श्वसन को किसके द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सुनिएगा ग्लाइकोलाइसिस, बी सुनिएगा आपका किण्वन, सी सुनिएगा ऑक्सीकरण और डी सुनिएगा श्वसन। बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा किण्वन। ठीक, क्या राइट आंसर हो जाएगा किण्वन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है साथियों, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन कैसी प्रक्रिया है, तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जो है सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस प्रक्रिया को में ही जो है आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मछली के हृदय में कक्षों की संख्या होती है कितने, मतलब जो मछली है उसमें कितने उसके हार्ट में चैम्बर होते हैं। तो नोट करिएगा 2, क्या निकलेगा 2 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा क्यों, तो मछली में 2 कक्ष हृदय होते हैं, रक्त को गिल्स से में क्या है पंप करता है और वह से रक्त क्या होगा से शरीर तक पहुँचाता है। अगर बात करें, ठीक है, रक्त किसके, मतलब जो मछलियाँ है वो गिल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जो आपके गिल्स होते हैं उसके द्वारा सांस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर साथियों चैनल पर जो भी साथी नए हो, मतलब फर्स्ट बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक समाधान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो जल्दी से जाकर एक सब्सक्राइब लिखा होगा उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक आपको क्लास को बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, ये आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे एक जो है अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। किस प्रक्रिया के रूप में, अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन का निष्कासन, सेकंड है आपका ऑक्सीजन का निष्कासन, सी की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्धन, अगर डी की बात करें हाइड्रोजन का परिवर्धन। तो आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग नहीं जानते भी होंगे, तो साथियों नोट करना कि नहीं माना जाता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन का निष्कासन, ये नहीं माना जाता है, और ऑक्सीजन का निष्कासन है, इलेक्ट्रॉन का आपका परिवर्धन है, हाइड्रोजन का परिवर्धन है, इन सभी को माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का निष्कासन एक जो है आपका अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है और आपसे चाहूँगा कि आप लोग सही आंसर करेंगे कि अंतः शोषण के दौरान, क्या बोला है कि अंतः शोषण के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। क्यों जो है फेफड़े हवा से भर जाते हैं? पसलियों और जो है डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी गति होती है, पसलियों में अधोमुखी और आवक गति एवं डायफ्राम में जो है ऊर्ध्वमुखी गति होती है। पेनिसिलियो आपका पसलियों में अधोमुखी गति एवं डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति होती है। चलिए क्या ये आंसर होगा क्या कि पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति एवं डायफ्राम में अधोमुखी गति होती है। जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। सभी साथियों ने यही आंसर लगा पाया होगा, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही बेटर आंसर है और आप सभी लोगों ने कर पाया है। ठीक है, अंतः शोषण के दौरान जो है आपका पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति एवं डायफ्राम में अधोमुखी गति होती है, ये हमें ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, पर ये इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर एक क्वेश्चन बोला गया था। अगर बात करें जो है हम शिशु अवस्था में जब रहते हैं तो 300 हड्डियाँ होती है या 306 भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि जुकाम और फ्लू में, क्या बोला है कि जुकाम और फ्लू में आपका एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके होने का कारण बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ होने वाला है। तो बताइए इसके होने का कारण की अगर बात करें तो क्या है आपका वायरस। क्या है साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वायरस। क्या सभी लोगों ने यही आंसर लगा पाया क्या? जुकाम है, फ्लू वायरस है, इसके कारण ही होने वाला रोग है, और इस कारण जुकाम और फ्लू में आपका एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों तो देखिए क्या है, मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों से, मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों से परिलक्षित होते हैं, इसका नाम क्या है? तो देखिए हेमर, एनविल, आपका स्टेपर, या हेमर है, एनविल पिन्ना, हेमर है, कोलिय, और आपका स्टर्प, या फिर आपका ऑडी ट्रिपी बोन, और एनविल, और आपका स्टेपर। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या हैमर है, एनविल है, और आपका स्टपर। तो आपका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो सभी लोगों को रेगुलर क्लास पे आना है, रेगुलर चीज़ों को फॉलो करना है। मध्य कर्ण कंपन हैमर है, एनविल है, और स्टेपिस। चलिए, सबसे छोटी हड्डी क्या कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। ठीक है, नामक हड्डियों में परिलक्षणित होते हैं, और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, मैंने अभी बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा में श्वसन करता है। ठीक है, अपनी त्वचा में ही श्वसन करता है। तो आपको पता है ऑब्वियसली, इसे तो जो है कि त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है? तो कछुआ ही है जो त्वचा द्वारा शोषण यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंढक नहीं दिया है, तो बिल्ली तो होगा नहीं, कुत्ता तो होगा नहीं, और मत्स्य तो होगा नहीं, तो बचा क्या है आपका कछुआ। ठीक है, अगर मेंढक रहता तो हम लोग मेंढक लगाते हैं। कछुआ की बात करें, ठीक है, तो ये किस संघ के अंतर्गत आता है, किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो आपका एनिलिडा। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है कछुआ? कछुआ एनिलिडा के अंतर्गत आता है, और इस संघ में आने वाले जंतु का शरीर जो है खंडित होता है, लंबा होता है, कृमि होता है, आकार का होता है, और इनमें श्वसन साधारणतया जो है त्वचा द्वारा ही होता है। केचुए को किसान का मित्र एवं आपका उर्वरकता का बैरोमीटर कहा जाता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो फैक्ट है साथियों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों तो देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है कि दंत क्षय का कारण होता है। क्या है क्वेश्चन? बोला है दंत क्षय का कारण है। तो देखिए बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन से बना अम्ल, बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन से बना क्षारक, खाने की बुरी आदतें, या मसूड़े की बीमारी। क्या हो सकता है? तो साथियों राइट आंसर की अगर बात करने वाले हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, क्या होगा कि बैक्टीरिया द्वारा जो है बचे हुए भोजन पर शुगर की अनुविभाजन से बना अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दंत क्षय बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन से बना अम्ल का कारण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हृदय स्पंदन की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है ग्लूकोमीटर होगा, स्टेथोस्कोप होगा, वेंटिलेटर होगा, या फिर इनक्यूबैक्टर होगा। इनक्यूबैक्टर। चलिए सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक, क्या होगा? स्टेथोस्कोप। क्या होगा साथियों? स्टेथोस्कोप आपका सही आंसर होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। इसके द्वारा हृदय स्पंदन की ध्वनि को परिवर्धित किया जाता है, और डॉक्टर द्वारा हार्ट बीट दर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। चलिए साथियों बढ़ेंगे आगे। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, क्यों होती है? क्या इसका रीज़न आपको पता है क्या?
ठीक है। तो धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। जी हाँ साथियों, ठीक है, यही आंसर बिल्कुल ये इसका करेक्ट है कि धमनियाँ दीवार मोटी और लचीली क्यों होती है, क्योंकि धमनियाँ जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये आपको तो बिल्कुल पता ही है, ठीक है, ये तो बताने की कोई बात ही नहीं है, ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी होती है? यकृत है, लार है, अंतःस्थलग्रंथि या फिर पित्त है? इस भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता साथियों। अगर साइंस की हम लोग बात करें तो साइंस में 2 सब्जेक्ट, एक तो बॉटनी हो गया और एक तो जूलॉजी हो गया, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ये इजी मॉडरेट, तो ये इजी लेवल है, ठीक है। आप लोग जो भी पढ़ रहे होगे, जैसा भी पढ़ रहे होगे, पर मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग जो है इसी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पिछले बार आपने टफ क्वेश्चन पढ़ा था, टफ कुछ भी नहीं आया था, सब नॉर्मल क्वेश्चन आया था। बशर्ते फिजिक्स की क्लास जो हमारी चल रही है वो बिल्कुल टफ लेवल की चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, सारी एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रही है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड किया है। आप लोग लगातार बने रहिए। बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो आपको पता है कि यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यकृत ही आपका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि आपका पित्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पित्त का निर्माण करती है। और यह पचे हुए भोजन में आपका जो है वसा और प्रोटीनों को क्या करती है, जो है संधित करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की जो है वाल्व जैसे फ्लोप जो कि आपका भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से रोकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो आपका ग्रास नली कहलाएंगे, या फिर इपिग्लाटिस, या फिर आपका माइट्रियल वॉल्व्स, या फिर आपका लार ग्रंथि। क्या होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा, आप सभी लोग अगर आंसर कर पाते हैं, क्या बोला साथियों कि अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए इपिग्लाटिस और आपका कंठ छद, तो आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर अगर आपका बी है तो डेफिनेटली आपने सही आंसर कर पाया है। वॉल्व जैसे फ्लोप जो कि भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से रोकते हैं। इपिग्लाटिस या फिर आपका जो है कंठच्छिद्र कहलाते हैं, ये हमें ध्यान रखना, इपिग्लाटिस ही ध्यान रखना है आप लोग। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन से नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि जठर रस को रोकना तथा आपका जठर रस अग्नाशयी रस एवं पित्त रस को स्रावित को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन सा हार्मोन्स होने वाला है। आपका एंटेरोगेस्ट्रीन, आपका जो है गेस्ट्रीन, और आपका पेंक्रियोजाइमिन, और आपका सीसीके। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। जरा ध्यान दीजिएगा कि जठर रस को रोकना तथा जठर रस को अग्नाशयी रस एवं पित्त रस में स्रावन को आपका गेस्ट्रीन और आपका पेंक्रियोजाइमिन ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भारत की किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन होता है? ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको जो है बॉटनी में पूछा जाएगा। कर्नाटक है, बिहार है, बंगाल है, या फिर असम होने वाला है। तो साथियों नोट करना, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। क्या साथियों? कर्नाटक अगर हमने लगाया है बिल्कुल सही है। भारत में सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। सिल्क जो है कीड़ों से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सा अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्क जो है किससे प्राप्त होता है, तो नोट करिएगा सिल्क जो है आपका कीड़ों से प्राप्त होता है। और इसका जो है काम क्या है, ठीक है। तो जो वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है, आपने देखा है कि सिल्क कैसा होता है? तो सिल्क एक इस प्रकार का होता है जिसे गांव में दिखना आप लोग पहले मिलता था, तो अभी की कंडीशन में तो शायद ही मिले, बाकी पहले मिल ही जाता था। देखिए मज्जा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? मज्जा जो है किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? आपका भरण विभोज्युत, या फिर आपका प्राक एधा जो है पेरीब्लैम, या फिर होगा आपका डर्मेटोजन। तो साथियों आप सभी लोगों को नोट डाउन करना है।
आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, क्या होगा आपका आंसर होगा जो है भरण विभोज्य ऊतक। क्या साथियों, भरण विभोज्य ऊतक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि मज्जा जड़ और तने के केंद्र के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक है। मज्जा भरण विभोज्य ऊतक द्वारा उत्पादित की जाती है और यह आपका पेनिसिलियम कोशिकाएं हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती है, तो यह सारी पेनिसिलियम कोशिकाएं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। बोला है कि रेनिन का कार्य क्या है। क्या बोला है, रेनिन का कार्य क्या है। तो रेनिन के कार्य की बात करते हैं 7.2 से लेकर 8.2 pH। ठीक है, तो देखिए, पर दूध की केसीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट बदलना, आमाशय में प्रोटीन पर, ठीक है, या फिर आंत में वसा पर, या फिर 1 से लेकर 3 जो है आपका पीएच पर कैसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलना। चलिए, रेनिन क्या है, दूध का पाचन करता है। तो बताइए ज़रा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मगर थोड़ा डिफ़िकल्ट। 3 से लेकर 4 मतलब 1 से लेकर 3, रेनिन जो है केसिन को कैल्शियम पेरा जो है केसिनेट में बदलता है। और इसका जो है पीएच की बात करें, ठीक है, इसके पीएच की बात करें तो 1 से लेकर 3 के मध्य होता है इसका पीएच मान। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपको बोला है कि लैक्टियल्स भाग देती है। तो लैक्टियल भाग लेती है, बोले देती नहीं, लेती है दूध के पाचन में, वसा के अवशोषण में। साथियों आपका लैक्टिक अम्ल के पाचन में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा के अवशोषण में। किसमें साथियों, वसा के अवशोषण में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, लैक्टिक वसा के अवशोषण में भाग लेती है और वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है और यह शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो देखिए क्या बोला है। बोला है साथियों कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। क्या है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्याएं होती है सर्वाहारी में या फिर शाकाहारी में, मांसाहारी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका सर्वाहारी। क्या साथियों, आपका जो राइट आंसर है सर्वाहारी होने वाला है। ये हमें ध्यान रखना है कि सर्वाहारी में एंजाइम को सर्वाधिक संख्या जो है होती है, तो वह हो गया आपका सर्वाहारी में। एंजाइम की सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाहारी में होती है। एंजाइम जो है रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो कुन्हे ने किया था। एक वैज्ञानिक थे कुन्हे, जो 1979 में, कब साथियों? 1979 जो है इसे क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। ये सेशन को शेयर भी करना है, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं और लगातार समाधान स्टडी परिवार का हिस्सा है, तो जो सेशन को शेयर भी किया करें ताकि आपके थ्रू कोई तो साथी पढ़े और सबका विकास सब बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों। क्या दिया है, चलिए थोड़ा छोटा कर दूं। क्या दिया है, बोला गया है कि मानव शरीर के अंदर भोजन के परितः होने का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम की बात करें तो मैं बता दूं आपको, मुख्य गुहा होगा, ग्रसनी होगा, आमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका मलाशय, फिर गुदा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुख्य गुहा से हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर जाएगा वो ग्रसनी से, कहा जाएगा पेट, पेट को क्या बोलते हैं, आमाशय, आमाशय से वह जाएगा आपका छोटी आंत में, छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद जाएगा वो बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मलाशय और गुदा द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है जब आप लोग खाना खाते हैं तो। ठीक, तो ये सारा आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत में मौजूद, क्या बोला है, छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना, जिसे हम लोग विली कहते हैं, खालिस्तान प्रक्रिया में मदद करती है। खालिस्तान प्रक्रिया में मदद करती है, बहिर्क्षेपण में, पाचन में, या फिर आपका आमेलन, या फिर आपका स्वांगीकरण में। तो क्या आप लोग बता पाएंगे?
चलिए, तो सभी लोग बता पाएंगे और बिल्कुल सभी लोग सही ही बताएंगे। क्या होगा साथियों राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका आमेलन। क्या होगा आपका? आमेलन इज अ राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका होगा। चलिए देख लेते आमेलन कहाँ दिख रहा है आपको। चलिए, ये आमेलन मतलब छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना, जैसे जो है तिल्ली कहते हैं, या वह आमोलन की प्रक्रिया में मदद करती है। ठीक है, चलिए सभी साथियों ने कर पाया होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि मानवीय आंत में अंगुलियों की समान प्रवर्धन खालिस्तान सहायता करती है भोजन के विलय में, पाचित भोजन को अवशोषित करने में, गैर पाचित भोजन को अवशोषित करने में, या फिर जो है खाद्य पदार्थों के पाचन में। तो क्या सभी साथी बता पाएंगे कि आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों नोट डाउन करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि पचित भोजन को अवशोषित करने में। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, सभी का यही आंसर है क्या कि मानवीय आंत में अंगुलियों के समान जो है उर्वरक पाचन भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या बोला है कि दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि को क्या कहता है? ज्वाइंट। ठीक है, दो संधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपका अक्षतंतु, तंत्रिका के सिरे, या फिर अंतः ग्रंथल नल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के बीच में संधि आपका अंतःग्रंथन कहलाती है, और मस्तिष्क, मेरुरज्जु या सभी तंत्रिका मिलकर जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है आपके लिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काकरोच में क्या बोला है कि काकरोच में हेपेटिक्स सिका जो है किससे निकलते हैं? क्रॉप से, गजार्ड से, मध्य आंत से, या पश्च आंत से? क्या आप लोग बता पाएंगे कि क्या आंसर है? तो साथियों नोट करिएगा, मध्य आंत से। क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा वो मध्य आंत से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, आप सभी ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर सी। काकरोच में अग्र आंत और मध्य आंत के जो है संधि स्थल पर हेपेटिक्स सिका होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पाचन में मदद करती है, ये स्त्रावण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। काकरोच में आपका पेलेंटुली कहाँ स्थित होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्या कि टार्स, या फिर फीमर, या फिर ट्रैकेंटर, या फिर आपका कॉक्सा। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? टार जो है टारसस में कहाँ होती है? टारसस में होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, कॉकरोच में पेलेंटुली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टारसस में होती है, और इसमें सबसे अधिक चैम्बर की बात करें, किसमें? काकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? तो उसमें कितना हार्ट वाला चैम्बर होती है? तो 13 होते हैं, 13 होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है। जीवों का अनुकूलन होता है, जीवों का अनुकूलन होता है, निर्मोचन, या फिर कायांतरण, या फिर वंशागत लक्षण, या फिर उपार्जित लक्षण? क्या होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वह उपार्जित लक्षण होने वाला है। क्या है साथियों? उपार्जित लक्षण। अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है कि अनुकूलन प्रक्रिया, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव या फिर जाति प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालती है। अतः जीवों में अनुकूलन जो है आपका उपार्जित लक्षणों के मध्य से होता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों, बोला है कि कॉकरोच व जो है केचुए के बीच समान जो है लक्षण होता है, उभयलिंगी, या फिर आपका क्यूटिकल का जो है निर्मोचन, या फिर होगा आपका सी वाला उत्सर्गिकाओं का उत्सर्जन, या फिर अधर नर कार्ड? क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों आप सभी ने ही लगा पाया होगा, क्या अधर नर्व कार्ड, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि पालतू कुत्तों की नई नस्लों वाले
जो है नस्लें बनाने वाली प्रक्रिया लैंगिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, यौन वर्ण या फिर क्रमिक वर्ण होगा, ये आप सभी लोग को बताना है। तो मेरे साथ नोट करिएगा, अगर आप सभी ने आंसर लगा पाया है क्या कृत्रिम वर्ण, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो है कृत्रिम वर्ण आपका पालतू जानवरों, कुत्ते जो है नस्ल समझ आती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है, तो चलिए वह आपका प्रक्विंड या एंजाइम, पीत में हार्मोन्स या लार है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर जरूर से आप लोग जितने भी साथी जो भी आंसर हो, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, कुछ भी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी और प्रतिदिन की तरह ही हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार समाधान स्टडी के साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।